हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जीके का इम्पॉर्टेंट क्विज डॉज। चलते हैं। नंबर 1 देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह खिलाड़ी कौन है जिसने 45 मिनट के दौरान सर्वाधिक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। ए माइकल जॉनसन, बी जेसी ओवंस, सी फ्लोरेंस जी जोयनर या डी कार्ल लेविस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, कार्ल लेविस इसका सही आंसर है, याद रखना है। वह खिलाड़ी कौन है जिसने 45 मिनट के दौरान सर्वाधिक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए? तो कार्ल लेविस ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों के दाब में मौजूद रहती है? ऑप्शन देखिए। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। वह कौन सी गैस है जो मृदु पेयों के दाब में मौजूद रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित में से वह गोलकीपर कौन है जो 5 फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट में खेला? देखिए ऑप्शन ए एंटोनियो कार्बाजाल, ऑप्शन बी जेरड मुलर, ऑप्शन सी लूथर मथाइस या ऑप्शन डी ब्रायन रॉबसन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, एंटोनियो कार्बाजाल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4, आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक या डी एलर्जी। इसमें से किसके कारण आंत्र ज्वर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, जीवाणु के कारण आंत्र ज्वर होता है, जीवाणु के कारण, याद रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा ही और साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा और कैसा लगा। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? ऑप्शन ए सीन, बी वोल्गा, सी डेन्यूब या डी टेम्स। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, डेन्यूब इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 6, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? अब उद्देश्य देखिए, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी वन की शोभा बढ़ाने के लिए शेरों का शेरों का वन में रहना जरूरी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मांसाहारी जानवरों को दूर रखने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी चारागाहों को अतिचाराई से बचाने के लिए। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा जो कि शेरों का वन में रहना जरूरी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, चरागाहों को अतिचार्य से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में रहना जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 7 देखिए। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, ऑप्शन बी K2 से लेकर चोमलहारी तक, ऑप्शन सी नांगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक, या ऑप्शन नंबर डी राका पोशी से लेकर लोहित नदी तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, याद रखना है। ओके, और मेरे पिछले वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ और आई बटन पे भी है, आप जाकर देख सकते हैं। हर रोज़ सुबह आपको यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में करंट अफेयर मिलेगा और हर रोज़ शाम 8 बजे 8 PM में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्विज मिलती है, जो कि RRB, NTPC, SSC, UPSC हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 8, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी असम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में से स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, कर्नाटक, याद रखना है। किस राष्ट्रीय उद्यान? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से स्थित है? तो कर्नाटक राज्य से। ओके, याद रखना है, कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 9,
अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए सुस्थितिक गति, ऑप्शन बी समस्थितिक समायोजन, ऑप्शन सी पृथ्वी की प्लेटों का संगठन या ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, पृथ्वी की प्लेटों का संगठन इस कारण से अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण होता है। यही होता है, पृथ्वी की प्लेटों का संगठन होता है विध्वंसकारी भूकंपों का कारण। याद रखना है, भूकंप आती है तो डर जाते हो ना, तो क्यों आती है भूकंप ये भी जानना बहुत आवश्यक है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 10। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? ऑप्शन ए टाइफून, बी प्रभंजन, सी चक्रवात या डी टॉर्नेडो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, टॉर्नेडो इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 11। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? ऑप्शन ए जल, बी ढलवा लोहा, सी एल्युमिनियम या डी मुद्रण धातु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मुद्रण धातु इसका सही आंसर है। पूछा गया है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता, तो मुद्रण धातु, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 12। अगर आपने अभी तक यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर है, आप अपने दोस्तों के साथ यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को शेयर कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। देखिए नंबर 12। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ कैसी सुनाई देगी? ऑप्शन ए दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई देगी, ऑप्शन बी रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देगी, या ऑप्शन सी रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। क्या लग रहा है आपको, कैसे सुनाई देगी? तो इसका मैं बताती हूँ कैसे सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट है, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। जी हाँ, अगर किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर आप खड़े होते हैं तो आती और जाती हुई जो रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ होती है वो आपको रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। ओके, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अगर आप स्टेशन में जाते हैं तो आप ये प्रैक्टिकल करके अपने ऊपर देख सकते हैं। चलिए नंबर 13 की ओर चलते हैं। महान नाटककार जॉर्ज बोनार्ड शॉ कौन थे? ऑप्शन देखिए, ए आयरिश थे, बी अंग्रेज थे, या सी स्कॉट थे, या डी वेल्स थे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए आयरिश थे। वो महान नाटककार जॉर्ज बोनार्ड शॉ कौन थे? आयरिश थे। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 14। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी अलाउद्दीन हसन, सी महमूद गरवान या डी फिरोज शाह बहमनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अलाउद्दीन हसन इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 15। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए, ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू या डी सिख। इसका सही आंसर होगा जैन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो जैन धर्म, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 16। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? मराठा जब हार गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में, इस पे मूवी भी आई है, अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं देखे हो तो ये क्वेश्चंस फिर आपको शायद पता नहीं होगी, तो मैं अभी बताने जा रही हूँ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किससे हार गए थे? ऑप्शन देखिए, ए अफगान, बी मुगल, या सी अंग्रेज या डी फ्रांसीसी। तो देखिए ऑप्शन ए जो है ये सही है, अफगान। उसमें पानीपत जो मूवी है उसमें संजय दत्त ने अफगानिस्तान के विलन का रोल किया है। तो जी हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा अफगान से हार गए थे। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 17। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा पर किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? ऑप्शन देखिए, ए वारन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली,
सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर है। याद रखना है किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, सती प्रथा पर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 18, 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी पंचायती राज द्वारा नगरपालिका संस्थाएं, सी राज्यों की विधानसभाएं, या डी उन राज्यों की विधान परिषदों में जिनमें वे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सवाल क्या है देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा उन राज्यों की विधान परिषदें में जन्मे हैं वे, उन राज्यों की विधान परिषदें में जन्मे हैं वे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 19, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए दिवालिया, बी किसी अपराध या भ्रष्टाचार में दोषसिद्ध, ऑप्शन सी अनिवासी नागरिक, या डी मानसिक रूप से अस्वस्थ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अनिवासी नागरिक, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 20, बरक क्या है। ऑप्शन देखिए, ए ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध, बी कारगिल में एक चोटी, सी पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, या डी किसी सैन्य यूनिट का रिहायशी कॉम्प्लेक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 20, निम्नलिखित में से सबसे बाद वाला भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था। ऑप्शन देखिए, ए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी लता मंगेशकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, लता मंगेशकर जी। तो देखिए, सबसे बाद वाला भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जिन्हें कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया गया था, लता मंगेशकर जी को। याद रखें। अगर आपकी लता मंगेशकर फेवरेट है तो मुझे कमेंट करके भी बताएं किनकी फेवरेट है लता मंगेशकर जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए श्रीमती मेरी रॉबिन्सन, ऑप्शन बी सुश्री सदाका ओगाटा, ऑप्शन सी मिस्टर जस्टिस पी.एन. भगवती, ऑप्शन डी सुश्री ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जो कि है श्रीमती मेरी रॉबिन्सन, ये इसका सही आंसर है। ओके, अगले चलते हैं प्रश्न की ओर। नंबर 23 देखिए, NMD का तात्पर्य क्या है। NMD का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर यही पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए नई मुद्रा युक्ति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन सी यूएस द्वारा स्थापित की जा रही अंतरिक्ष आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, या ऑप्शन नंबर डी नया मनरो सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, ये इसका सही आंसर है NMD, याद रखें। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम नीति के तहत BIFR की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1980 की औद्योगिक नीति, ऑप्शन बी कंपनी अधिनियम, ऑप्शन सी बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, ऑप्शन डी MRTP अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बीमार औद्योगिकी कंपनी अधिनियम, ये इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 25, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ए
परिसंपत्तियों का वितरण, ऑप्शन बी आय का वितरण, सी कारक अदायगियों का वितरण, या ऑप्शन नंबर डी आय तथा धन के वितरण में समानता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। पूछा क्या गया है, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आय तथा धन के वितरण में समानता, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 26 देखिए, यदि किसी उद्योग की विशेषता पर ईमान मुल्क सुलभ हो तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए बाजार में प्रवेश की रोक व्यापक नहीं होती है, ऑप्शन बी उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है, या ऑप्शन सी देखिए, बड़े पैमाने में प्रचालन की दक्षता के कारण पूंजीगत आवश्यकता कम होती है, या ऑप्शन नंबर डी बाजार में प्रवेश की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना होती है। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, देखिए सवाल क्या है, यदि किसी उद्योग की विशेषता पर ईमान मुल्क सुलभ हो तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? 26 का सी सही होगा दोस्तों, सॉरी बी। उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। ओके, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 27, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन देखिए, ए वायुदाब मापी, बी आर्द्रता मापी, सी ताप मापी, या डी पवन वेग मापी। इसका सही आंसर होगा पवन वेग मापी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका सही आंसर है। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? पवन वेग मापी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, या डी ज्वारीय शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन नंबर ए में ए, ऑप्शन बी का बी, ऑप्शन सी का ए बी, या ऑप्शन डी का ओ। इसमें से किसे रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ए बी को, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को विश्वव्यापी अदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 30, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तोडाओ का निवास स्थान है? ऑप्शन देखिए, ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, या डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तोडाओ का निवास स्थान है? तो तमिलनाडु। याद रखना है, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। पिछले वीडियो की लिंक मैं डाल चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।